यह वह क्षेत्र है जिसे हम भारत के 7 बहनों के रूप में जानते हैं, उत्तर पूर्व भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूं और आज मैं आपको उत्तर पूर्व भारत के रहस्यमय इतिहास की यात्रा पर ले जाने वाला हूं। यह वह क्षेत्र है जो हमेशा से ही रहस्य और रोमांच से भरा रहा है। और क्यों ना हो, आखिर यह वही इलाका है जहां प्राचीन राजवंशों ने शासन किया, जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ और जहां प्रकृति ने अपना जादू बिखेरा है। मैंने इस क्षेत्र की यात्रा की है और मुझे यकीन है कि आप भी इसके इतिहास से उतने ही रोमांचित होंगे जितना मैं हुआ था। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा उत्तर पूर्व के इतिहास की गलियों में। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता की। उत्तर पूर्व भारत प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और बहती नदियाँ किसी को भी मोहित कर लेंगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार चेरापूंजी गया था, वहाँ की बारिश, वहाँ के झरने, ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य एक जगह समेट दिया हो। और फिर मेघालय के जीवंत जंगल, असम की चाय बागान, अरुणाचल की ऊंची चोटियां, हर जगह एक अलग कहानी, एक अलग दृश्य। यह विविधता सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यहाँ की हर जनजाति, हर समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराओं के साथ इस क्षेत्र को एक अनूठा रंग देता है। अब चलिए हम चलते हैं प्राचीन काल में, जहां प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है। यह वह समय था जब इस क्षेत्र को प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता था। महाभारत में इसका उल्लेख है, जहां अर्जुन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। कल्पना कीजिए, वह कैसा रहा होगा जब अर्जुन जैसे महान योद्धा ने इस भूमि पर कदम रखा होगा। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को ज्योतिष विद्या का केंद्र बताया गया है। शायद इसीलिए इसे प्रागज्योतिष कहा जाता था, ज्योतिष का प्रारंभिक स्थान। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुकता। आगे बढ़ते हैं कामरूप राज्य की ओर, जो लगभग 350 से 1140 ही तक फला फूला। कामरूप, जिसे अब असम के नाम से जाना जाता है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यह वह समय था जब इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। कामाख्या मंदिर, जो आज भी असम का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, इसी काल में बना था। मुझे याद है जब मैं पहली बार कामाख्या मंदिर गया था, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का वातावरण, ऐसा लगा जैसे इतिहास जीवंत हो गया हो। और फिर आता है अहोम साम्राज्य का काल, जो 1228 से 1826 तक चला। अहोम शासकों ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिपसागर में स्थित रंगघर, जो एक प्राचीन एम्फीथिएटर है, अहोम वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूं, उस दौर में जब यहाँ राजसी दरबार लगते थे और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे। लेकिन उत्तर पूर्व का इतिहास सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। मणिपुर, जो कला और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, अपने आप में एक अलग कहानी है। मणिपुरी नृत्य, जो आज विश्व प्रसिद्ध है, इसी धरती की देन है। इम्फाल के राजमहल में खड़े होकर मैंने महसूस किया कि कैसे यह छोटा सा राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के साथ इतिहास में अपना स्थान बनाए हुए है। फिर आता है ब्रिटिश आगमन का काल। 1826 में यंडाबू संधि के साथ उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र के जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। चाय बागानों का विकास, नए शहरों का निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव, ये सब इसी काल की देन है। लेकिन यह समय संघर्ष का भी था। लेकिन उत्तर पूर्व का इतिहास सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। मणिपुर, जो कला और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, अपने आप में एक अलग कहानी है। मणिपुरी नृत्य, जो आज विश्व प्रसिद्ध है, इसी धरती की देन है। इम्फाल के राजमहल में खड़े होकर मैंने महसूस किया कि कैसे यह छोटा सा राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के साथ इतिहास में अपना स्थान बनाए हुए है। फिर आता है ब्रिटिश आगमन का काल। 1826 में यंडाबू संधि के साथ उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र के जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। चाय बागानों का विकास, नए शहरों का निर्माण
और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव, ये सब इसी काल की देन है। लेकिन यह समय संघर्ष का भी था। जनजातीय विद्रोह और प्रतिरोध की कहानियां उत्तर पूर्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खासी विद्रोह, नागा विद्रोह और कई अन्य आंदोलनों ने दिखाया कि यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने कोहिमा में नागा विरासत संग्रहालय देखा था। वहां प्रदर्शित वस्तुएं और चित्र इस संघर्ष की जीवंत गवाही देते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ उत्तर पूर्व के लिए एक नया युग शुरू हुआ। नए राज्यों का निर्माण, नई चुनौतियां और नए अवसर। यह समय परिवर्तन का था। असम से अलग होकर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे नए राज्य बने। हर राज्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, लेकिन साथ ही भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना रहा। 1962 का भारत चीन युद्ध उत्तर पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल भारत की सुरक्षा नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। तवांग की यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि कैसे यह क्षेत्र, जो कभी युद्ध का मैदान था, आज शांति और प्रगति का प्रतीक बन गया है। और अंत में हम पहुंचते हैं आधुनिक उत्तर पूर्व भारत के दौर में। आज का उत्तर पूर्व अपने अतीत से सीख लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही वैश्विक दृष्टिकोण रखती है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में हो रहे प्रयास इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत का इतिहास वास्तव में एक रोमांचक यात्रा है। प्राचीन राजवंशों से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक यह क्षेत्र हमेशा से ही विविधता, संघर्ष और उत्थान का प्रतीक रहा है। इसकी हर पहाड़ी, हर नदी, हर मंदिर एक कहानी कहता है, कभी प्रेम की, कभी युद्ध की और कभी शांति की। तो दोस्तों, यह थी उत्तर पूर्व भारत के इतिहास की एक झलक। क्या आपने कभी सोचा था कि इस क्षेत्र का इतिहास इतना समृद्ध और विविध होगा? क्या आपने कभी इस क्षेत्र की यात्रा की है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट्स में। और अगर नहीं, तो शायद यह वीडियो आपको वहां जाने के लिए प्रेरित करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि आप भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियोस मिस न करें। मैं राहुल अगली बार फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।